हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होप द राइजिंग वेव। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हमें सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पे अप्रोच करना होता है, क्या चीज़ों को हमने किस तरीके से पढ़ना होता है, स्पेशली हमारे पास जो एनसीईआरटीज हैं उनको किस तरीके से समझना है, किस तरीके से पढ़ना है और हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। देखो, हमारे पास जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है ये एक ऐसा किस्म का एग्जाम है जो कि माना जाता है इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन द वर्ल्ड एंड इन अवर कंट्री, इन अवर स्टेट। मतलब अकॉर्डिंगली जहाँ पर ये होता है, जिस तरीके से स्टेट की बात करेंगे तो टफेस्ट एग्जाम है। अगर इंडिया की बात करेंगे, कंट्री की बात करेंगे तो सबसे टफेस्ट एग्जाम है। और ऑल द वर्ल्ड की अगर हम बात करेंगे तो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड है। अब इसमें अप्रोच करना जो है, इसमें इस वीडियो में सबसे मैन जो होगा, सबसे मैन टॉक जो होगा दैट विल बी हाउ टू रीड एनसीईआरटीज। एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका जो है क्या है, हमें किस तरीके से पढ़ना है। देखो, सबसे पहले जब हम इस एग्जामिनेशन को की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास ये माइंड में होना चाहिए कि हमें चीजों को समझना नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे क्या बता रहा है, चीजों को समझना नहीं है। मैं ठीक कह रहा हूं, चीजों को समझना नहीं है। अगर गौर से समझेंगे यहाँ पर कि इस एग्जामिनेशन का एलिजिबिलिटी क्या है। बैचलर डिग्री है। अगर एक बंदा बैचलर डिग्री है, अगर एक बंदे के पास बैचलर डिग्री है, एक ग्रेजुएट है, तो ऑब्वियसली है हमारे पास एक बंदा जो है वो ग्रेजुएट है, तो उसको समझ आने की जो क्षमता होती है या जो समझने की कुवत होती है, समझने की पावर जो या सलाहियत होती है, तो वो तो ऑब्वियसली होती है। अगर एक बंदा ग्रेजुएट है तो ऑब्वियसली उसको तो समझ आता है, अगर वो कुछ भी पढ़ेगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेगा, एक्सक्यूज कुछ भी नहीं है। अगर कोई नॉन मेडिकल स्टूडेंट है, कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, कोई आर्ट्स स्टूडेंट है, वो बताएगा मुझे साइंस का पता नहीं है, कोई बताएगा साइंस का मुझे आर्ट्स का पता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक ग्रेजुएट बंदा है उसको मैं फिजिक्स दे दूंगा, वो समझ सकता है। लेकिन ये एग्जाम समझ का नहीं है। मतलब सिर्फ समझ का, मैं नहीं बता रहा हूं समझ ना नहीं है, सिर्फ समझ का नहीं है, लेकिन ये समझ से आगे से स्टार्ट होता है। क्योंकि एक बंदा ग्रेजुएट है, उसको समझ तो आती ही आती है अगर वो कुछ भी पढ़ेगा। लेकिन इसके आगे क्या है कि इसके आगे आपको चीजों को एनालाइज करना है। मीन जब तक ना आपको ये पावर नहीं होगी, जब तक ना आपको ये कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं होगी कि आप चीजों को एनालाइज करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं, इस एग्जाम की ओर प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। देखो, मैं आपको सिंपल एग्जांपल बता दूंगा कि अगर आपने किसी चीज के बारे में पढ़ा, तो ऑब्वियसली ये है कि आपको वो क्लियर समझ आ जाएगा, वो कंप्लीट सेंटेंस समझ आ जाएगा, वो कंप्लीट पैरा समझ आ जाएगा, वो कंप्लीट लेसन समझ आ जाएगा, वो कंप्लीट टॉपिक समझ आ जाएगा। लेकिन आपको अगर ये पता नहीं है कि इस चीज की मुझे एनालिसिस किस तरीके से करनी है, मतलब ये चीज जो है जो आपने पढ़ी ये क्यों हुई, किस तरीके से हुई, अगर ये होता तो क्या होता, अगर ये इंक्लूड कर दे इसका इंपैक्ट क्या होता। मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा। अगर लेबर प्रोडक्टिविटी की हम बात करेंगे, मुझे लेबर प्रोडक्टिविटी की समझ आ जाएगी, मुझे इंक्लूसिव ग्रोथ की भी समझ आ जाएगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि अगर लेबर प्रोडक्टिविटी में हम वेरिएशन करेंगे, इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, उस पे इकोनॉमिक ग्रोथ या इंक्लूसिव ग्रोथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर मुझे ये एनालिसिस क्लियर नहीं है तो मैं इस एग्जाम की ओर अप्रोच नहीं कर सकता हूं, मुझे समझ नहीं आएगा। इसी तरीके से जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, बेस्ट सोर्स है अगर आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे। मैं समझ की बात नहीं कर रहा हूं, और एक एग्जांपल दे दूंगा किस तरीके से एनसीईआरटी को आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटीज को अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाए तो आपको किसी भी और सोर्स की जरूरत नहीं, आपको बड़ी बड़ी बुक्स की जरूरत नहीं है। सिर्फ एनसीईआरटीज को अगर आप एनालाइज कर पाए तो आप जो है इस एग्जाम को बिल्कुल स्मूथली और आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अदरवाइज आप बड़ी बड़ी बुक भी ले लेंगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एनसीईआरटी और आपको करंट अफेयर साथ में रहना चाहिए। करंट अफेयर जो है दैट शुड बी कंटिन्यूअस। ये नहीं है कि करंट अफेयर मुझे पढ़ना है एक साल का एक ही साथ में या एक हफ्ते का एक ही साथ में, नहीं। करंट अफेयर जो है वो आपको कंटिन्यूअस मैनर में आपको पढ़ना है, तब जाके आपको पता चलेगा जो स्टार्टिंग में पढ़ रहा हूं उसको किस तरीके से रिलेट करना है मुझे करंट अफेयर के साथ, और वही चीजें मुझे किस तरीके से इंक्लूड करनी है मेंस आंसर राइटिंग में, कि वही करंट अफेयर जो मैं पढ़ रहा हूं, अगर मैंने वही स्टैटिक पोर्शन में पढ़ा है तो वो पॉइंट्स में किस तरीके से इंक्लूड करूंगा। इस चीज को कहते हैं एनालिसिस। इसी तरीके से जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटीज में आप देखेंगे, आपको स्टार्टिंग में ये लगेगा कि मुझे समझ आता है। ऑब्वियसली आपको समझ आ जाएगा, जो लाइन जो है, जो सेंटेंस हैं, जो पैराग्राफ्स हैं, एटसेट्रा वटेवर, आपको समझ आ जाएगा, आपको लगेगा, आप खुश हो जाएंगे कि मुझे समझ आ रहा है। लेकिन मसला यहां पर समझ का नहीं है। मसला यहां पर यह है कि आपको एनालाइज करना आता है, आपको इस चीज को किस तरीके से पढ़ना था, किस तरीके से मोल्ड करना है, वो आपको समझ आना चाहिए। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल हमारे पास एनसीईआरटी क्लास 11th की अगर हम जियोग्राफी लेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, सबसे बेस्ट सोर्स है जियोग्राफी। तो फिलहाल आपको एनसीईआरटी के अलावा पढ़ना ही नहीं है, या कोई भी सब्जेक्ट आपको एनसीईआरटी के अलावा पढ़ना नहीं है। कुछ हमारे पास सेगमेंट है जैसे सोसाइटी है, इकोनॉमिक्स है, उनके बेस भी हमारे पास एनसीईआरटी ही है। जैसे मैं कह रहा हूं कि फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी में हमारे पास क्लाइमेटोलॉजी जब पढ़ते हैं, क्लाइमेट जब हम पढ़ते हैं, तो क्लाइमेट में सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर, मीन कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर।
जब आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं तो आप एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं, क्लाइमेट वहां पर चैप्टर है, आप वहां पर एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपके पास माइंड में ये आना चाहिए। देखो वहां पर आप पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर इज दिस, इट कंपोज्ड ऑफ दिस दिस एंड दैट, व्हाटएवर जो भी जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आप एक ग्रेजुएट हैं, आपको ये समझ आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगा, लेकिन आपको समझ से आगे अब जाना है, आपको चीजों को एनालाइज करना है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि हम एटमॉस्फेयर क्यों पढ़ रहे हैं। ये है ना क्वेश्चन, तो यही है, हम अगर क्लाइमेट पढ़ रहे हैं, हम एटमॉस्फेयर क्यों पढ़ रहे हैं। ये मैं उनको नहीं कह रहा हूं कि जो मतलब एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं उनको नहीं कह रहा हूं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले उनको पता ये होना चाहिए हम तो एटमॉस्फेयर पढ़ रहे हैं, आपको समझ आ जाएगा। लेकिन पढ़ क्यों रहे हैं एटमॉस्फेयर हम क्लाइमेट में, ये इसलिए क्योंकि जितना भी क्लाइमेटिक फेनोमिना है, वेदर फेनोमिना है, क्लाइमेटिक एलिमेंट्स है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन इन वेदर एंड द क्लाइमेट, एवरीथिंग इज एसोसिएटेड विद द एटमॉस्फेयर। जो भी एटमॉस्फेयर में वेरिएशंस आ जाएंगी उनकी वजह से ही वेदर और क्लाइमेट जो है उसमें वेरिएशन आ जाएगा। अब कुछ यहां पर ये कहेंगे लेकिन हमारे पास एटमॉस्फेयर में जो चीजें आती हैं वो सरफेस से आती हैं, वो हाइड्रोस्फीयर यहां से आती हैं, एटसेट्रा, फलाना फिस्ताना, ये नहीं चलेगा, ठीक है कि नहीं, ये नहीं चलेगा। ये हमें पता है, हम कह रहे हैं कि जो क्लाइमेट होता है वो हाइड्रोस्फीयर की वजह से नहीं होता है, वो वाटर की वजह से नहीं होता है, वो सिर्फ हमारे पास एटमॉस्फेयर की वजह से ही होता है। एटमॉस्फेयर में जो क्लाइमेटिक एलिमेंट्स हैं उनकी वेरिएशन की वजह से ही होता है। अब देखो ये तो चीजें हैं कि छोटी छोटी चीजें हैं, इस तरीके से हमने अप्रोच करना है। इसी तरीके से अगर हम इसी चैप्टर में देखेंगे, जैसे कि हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर या कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, तो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में देखो ये एक लाइन है, अगर आप पढ़ेंगे स्टार्टिंग में यहां पर लिखा है कि हमारे पास एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ थ्री थिंग्स, इट इज कंपोज्ड ऑफ गैसेस, इट इज कंपोज्ड ऑफ वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। अब अगर जनरल हमारे पास ग्रेजुएट बंदा है तो उसको तो समझ आ जाएगा कि ये कह रहा है कि हमारे पास एटमॉस्फेयर जो है वो तीन चीजों से बना है। उसके बाद थोड़ा और भी दिया है कि हमारे पास जो गैसेस हैं उनका वेरिएशन होता है फ्रॉम फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टुवर्ड हायर एंड हायर लेवल्स, इतना दिया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिया है। अब इतने से आपको एनसीईआरटी एक डायरेक्शन देता है, एक हिंट देता है, एक स्ट्रॉन्ग हिंट देता है जहां से आपको क्लियर आइडिया आना चाहिए। आपको माइंड को खोलना है ना, ये कि नहीं, जब तक ना आप अपने माइंड को खोलेंगे, इस चीज को एनालाइज करेंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि मुझे एग्जाम में क्या आ सकता है। देखो प्रीलिम्स आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या दिक्कत आ जाएगी, मेंस में बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी जब आपको ये एनालिटिकल पावर, ये जो चीजों को एनालाइज करना जो है नहीं आएगा। तो आपको सबसे पहले तो यही समझ नहीं आएगा मुझे नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। जब तक आपको फिर नोट्स ही पता ही नहीं चलेगा नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, तो आप फाइनल एग्जामिनेशंस में, जो मेंस एग्जामिनेशन में आपको लिखना है, वहां पर आप प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं खुद को, ठीक है। जैसे मैं आपको यहां पर कह रहा था कि हमने क्या कहा कि इस लाइन में ये लिखा है कि हमारे पास एटमॉस्फेयर जो है वो तीन चीजों से बना है, और थोड़ा सा कुछ प्रोपोर्शनलिटी दिया है कि मतलब परसेंटेज दिया है किस तरीके से वैरी करता है। अब देखो, जो ही आपने ये पढ़ा, एक बार आपने ये पढ़ा, आपको समझ आ गया, आपको समझ आ गया, वो आना ही चाहिए क्योंकि आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है कि नहीं। अब मसला यहां पर ये है कि मुझे और समझना है कि अब इस तरीके से आपको एक बनाना है, दिस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, एक काइंड ऑफ, आपको बनाना है कि काइंड ऑफ सिमेंटिक मेमोरी। एक सिमेंटिक मेमोरी जो होती है वो आपके पास होनी चाहिए। सिमेंटिक मेमोरी होती है ऑर्गेनाइजेशनल मेमोरी, आपको इन चीजों को ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइजेशनल पार्ट जो है वही एक पार्ट होता है एनालिसिस का। अब हमारे पास ये तीन चीजें हैं, अब आपको सोचना है ये तीन चीजें एटमॉस्फेयर में हैं। सबसे पहले इन तीन चीजों का मुझे सोर्स पता करना है कि ये कहां से आते हैं। दूसरी चीज हमने ये पता करना है कि इनका वेरिएशन जो है कितना होता है, इसका कंट्रीब्यूशन एटमॉस्फेयर में कितना होता है, क्या ये तीन चीजें वेरी करती हैं हाइट के हिसाब से, लैटिट्यूड के हिसाब से, एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा, अगर ये वेरी करती हैं तो इनकी वजह से क्लाइमेट पे क्या इफेक्ट हो सकता है, क्या ग्लोबल क्लाइमेट जो है वो चेंज होगा, मतलब डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो होगा अलग अलग क्लाइमेट हो सकता है इन्हीं की वजह से या नहीं। उसके बाद हमने ये पता करना है कि इनका नेचर क्या होता है। उसके बाद हमें ये पता करना है कि इनका रोल क्या होता है, इनका एटमॉस्फेयर में रोल क्या होता है। क्या ये सब चीजें एनसीईआरटी में दी है? नहीं दी है, लेकिन ये दी हैं, जिसको हम फ्रेज कहते हैं ना, कॉमन फ्रेज की आपको पढ़ना है बिटवीन द लाइंस। बिटवीन द लाइंस आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको लाइंस पे फोकस नहीं करना। देखो लाइन पे आपने तो फोकस किया है ग्रेजुएशन तक, ठीक है। मैं वो लाइंस की बात नहीं कर रहा हूं जो आप समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं जो टॉपिक्स में आपको लाइन सेंटेंस दी गई है, तो आपने उन लाइंस को समझा, ठीक है कि नहीं। अगर लाइंस को आपने समझा है तो अब आपको क्या करना है कि आपको बिटवीन द लाइंस इस लाइन की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है। देखो दूसरी एग्जांपल, इसी चैप्टर में हमारे पास आ गए स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में स्टार्टिंग में ये दिया गया है कि जो हमारे पास एटमॉस्फेयर होता है, द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर और द डेंसिटी ऑफ एयर इज मैक्सिमम नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एंड इट डिक्रीजेस विद हाइट। बस इतना सेंटेंस दिया है, इसके अलावा सेंटेंस चेंज होता है, डिफरेंट चेंज होता है। यहां पर इतना ही दिया ही आपको समझ आ गया। कैसे समझ आ गया? हमारा सिंपल साधारण ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है वो ये बता रहा है कि मुझे समझ आ गया। ऑब्वियसली समझ तो आ गया क्योंकि ग्रेजुएट है आप, ठीक है। आपने ग्रेजुएशन किया और क्या किया है, वहां पर मूल्यांकन तो लिया, ठीक है। तो यहां से आपको क्या पता चला कि यहां पे एक ग्रेजुएट, सिंपल ग्रेजुएट स्टूडेंट को ये पता चला कि ये बता रहा है कि अर्थ के नजदीक एयर की डेंसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, और जब हाइट ऊपर ऊपर हम जाएंगे तो इसकी डेंसिटी कम होगी। तो मुझे समझ आ गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ठीक है कि नहीं। अब आपको यहां पर और कुछ नहीं दिया, कोई रीजन नहीं। अब यहां पर आपके माइंड की एनालिटिकल पावर जो है वो सामने आ जाएगी, आपका दिमाग खोलने का टाइम आ जाएगा। आपको समझना है, ठीक है, डेंसिटी जो है क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ जो है वो ज्यादा होती है, आखिर क्यों होती है।
इसकी वजह क्या है कि ये क्यों ज्यादा होती है? जब अपर अपर जाएंगे डिक्रीज होती है। अच्छा, जब ये कम होगी अपर एटमॉस्फेयर में, जब ये ज्यादा होगी, ज्यादा डेंसिटी होगी लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर में, क्लोज टू द, इसका इफेक्ट क्या हो सकता है? क्या इसकी वजह से कोई रीजन्स क्रिएट कर हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारे पास हाई प्रेशर, लो प्रेशर रीजन्स ऐसे कुछ क्रिएट हो सकता है? क्या इसकी वजह से हमारे पास इफेक्ट हो सकता है? वेदर और क्लाइमेट पे कुछ इफेक्ट हो सकता है? ये आपको सोचना है। तो ये तरीका होता है हमारे पास एनसीईआरटी को अप्रोच करना। अब आप कहेंगे जिसको भी, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट कहते हैं कि जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो पहली बार तो समझ आता है, लेकिन कभी कभार हमें समझ नहीं आता है। देखो, समझ आपको ऑटोमेटिकली आ जाता है, लेकिन जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं वहां पर डिफिकल्टी आती है। वो इसलिए क्योंकि आपने चीजों को समझा लेकिन एनालाइज नहीं किया।